नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश खोजा आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी एकदम बढ़िया हो, स्वस्थ हो और अच्छे से अपना अध्ययन कर रहे हैं। आपने मेरे साथ में सामाजिक विज्ञान पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें पाठ्य पुस्तक चल रही है समकालीन भारत फर्स्ट, जो कि आपके भारत भूगोल से संबंधित पुस्तक है। अध्याय क्रमांक 4 हम पढ़ रहे हैं, नाम है जलवायु। और जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि जलवायु और मौसम की सामान्य सी अवधारणाओं को समझा, जलवायु और मौसम क्या होते हैं, इनमें परिवर्तन किस प्रकार से होता है, इनके प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं, इनकी आपने लास्ट वीडियो में विस्तार से चर्चाएं की है और उम्मीद करता हूं कि आपने इनको अच्छे से समझ लिया है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये जलवायु का नियंत्रण कैसे होता है। जलवायु नियंत्रण वे कौन कौन से कारक हैं जो किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु को नियंत्रित करते हैं। इन कारकों की हम विस्तार से यहां पर चर्चाएं करने वाले हैं। तो देखिएगा, आपने पढ़ा है कि आप इस पढ़ रहे हैं अध्याय में जलवायु। आप जलवायु और मौसम से भलीभांति समझ चुके हैं। जलवायु और मौसम क्या होता है? जैसे किसी क्षेत्र की जो वायुमंडलीय दशाएं हैं, किसी किसी क्षेत्र की स्थान विशेष की और आपके छोटे समय की और छोटे स्थान की जो वायुमंडलीय दशाएं हैं, वो कहलाती है आपके मौसम। और अगर किसी विस्तृत क्षेत्र की लंबे समय अवधि की वायुमंडलीय दशाओं या मौसमीय दशाओं का औसत योग होता है, वो कहलाता है जलवायु। अब इस जलवायु के तत्व कौन कौन से आते हैं? उसमें आपने तत्व देखे थे, वर्षण, तापमान, आर्द्रता, पवन प्रवाह, पवन तंत्र। इस प्रकार के जो तत्व होते हैं, इन तत्वों से आपके जलवायु भी नियंत्रित होती है। तो इस जलवायु के जो इन तत्व होते हैं, जिनकी वजह से किसी क्षेत्र की जलवायु का नियंत्रण होता है, प्रभावित होती है, तो वो कौन कौन से तत्व होते हैं जो जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं, जलवायु को नियंत्रित करते हैं? उन्हीं कारकों की हम विस्तार पूर्वक चर्चाएं करेंगे। जैसे कि आप देखते हैं कि विश्व को विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। उन्हीं क्षेत्रों में से भारत की जलवायु आपके मानसूनी प्रकार की जलवायु होती है। ऐसे ही आप देखते हैं कि जो विश्व में आपके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र हैं, वहां पर आपके जलवायु पाई जाती है ठंडी और ध्रुवीय प्रकार की जलवायु। मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखते हैं तो वहां पर गर्म प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में देखते हैं तो वहां की आपके भूमध्य रेखीय जलवायु और विषुवत रेखीय जलवायु होती है, जहां पर आपके रोजाना वर्षा होती है और उच्च तापमान प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार आप भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों को देखें तो वो भूमध्य सागरीय जलवायु होती है, जिसमें वर्षा आपके ग्रीष्म ऋतु में ना होकर शीत ऋतु में होती है। इस प्रकार की पूरे प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है। तो इन विभिन्नताओं की वजह क्या रहती है कि वहां पर कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे कारक हैं, कुछ ऐसे ऊंचाई लक्षण हैं, कुछ जलवायु या मौसमी लक्षण हैं, जो कि वहां की जलवायु को नियंत्रित करते हैं, प्रभावित करते हैं और उस क्षेत्र विशेष की जलवायु को दूसरे क्षेत्र की जलवायु से अलग रखते हैं। जैसे भारत की जलवायु अलग है, यूरोप की जलवायु अलग है, अफ्रीका महाद्वीप की जलवायु अलग है। तो इस प्रकार की विभिन्नताएं हैं जलवायु में। ये किन कारकों से नियंत्रित होती है, किन से प्रभावित होती है, उनकी हम विस्तार से चर्चाएं करने वाले हैं। तो जलवायु का नियंत्रण करने वाले प्रमुख कारक कौन से? ये 6 प्रमुख कारक हैं जो जलवायु को नियंत्रित करते हैं। उसमें पहला आता है अक्षांश, दूसरा आता है तुंगता, जिसे आप उतुंगता या ऊंचाई भी कह सकते हैं, यानी कि किसी क्षेत्र विशेष की समुद्र तल से ऊंचाई। फिर आता है वायुदाब और पवन तंत्र, फिर आता है समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और आपके ऊंचाई लक्षण। अब एक एक की विस्तार से हम चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षांशों की। अक्षांश क्या होते हैं? अक्षांश के लिए आप देखिएगा, आपने ग्लोब देखा होगा अपने स्कूल में, आपके स्कूल में आपके ग्लोब रखा हुआ देखा होगा। इस प्रकार पृथ्वी का एक छोटा सा प्रतिरूप होता है ग्लोब। अब ग्लोब पृथ्वी का छोटा सा प्रतिरूप होता है, कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देता है। इस ग्लोब पर आप देखते हैं कि आड़ी और सीधी रेखाएं खींची रहती है। उन रेखाओं को क्या कहते हैं? उन रेखाओं को अक्षांश और देशांतर कहा जाता है। लेकिन जो पृथ्वी पर इस पर आपके इस प्रकार की आड़ी रेखाएं खींची रहती है, जो रेखाएं आपके पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर इस प्रकार की रेखाएं खींची रहती है, वो रेखाएं कहलाती है अक्षांश रेखाएं, जिसमें आपके सबसे बीचों बीच एक अक्षांश होता है जिसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, और यह कहलाता है आपका भूमध्य रेखा, यानी कि पृथ्वी के मध्य की रेखा, या इसी को कहा जाता है विषुवतीय रेखा। इसी प्रकार से एक आपके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा खींची रहती है, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, और एक रेखा खींची रहती है आपके 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश। इन रेखाओं को कहते हैं, ये आपके उत्तरी अक्षांश तो कहलाती है आपके कर्क रेखा, जो कि भारत के बीच में से होकर गुजरती है, और दक्षिणी अक्षांश कहलाती है 23.5 डिग्री मकर रेखा, जो दक्षिणी गोलार्ध से गुजरती है। इसी प्रकार से एक रेखा खींची रहती है जिसे आप कहते हैं 66.5 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, जिसे कहा जाता है आर्कटिक व्रत। आर्कटिक व्रत, जो कि आर्कटिक महासागर से गुजरती है, इसलिए आर्कटिक व्रत कहते हैं। इसी प्रकार से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है।
जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप से होकर गुजरती है, जिसे कहा जाता है अंटार्कटिका वृत्त। वृत्त का मतलब क्या होता है? ये जो अक्षांश रेखाएं खींची रहती है, ये पूरे ग्लोब पर आप देखना चारों तरफ खींची रहती है, एक पूरा वृत्त बनता है, एक सर्कल बनता है। जैसे आप वृत्त बनाते हो ना, गणित में वृत्त बनाते हो, उसी प्रकार का ये पूरा वृत्त बनता है, तो इसलिए इन्हें कहा जाता है वृत्त। हम रेखाएं क्यों कहते हैं? अब ये रेखाएं मानचित्र पर आप रेखा के रूप में देखते हैं, तो इन्हें रेखा भी काम में, रेखा शब्द भी काम में ले लेते हैं। तो ये जो इस प्रकार की रेखाएं खींची रहती है, ये रेखाएं कहलाती है अक्षांश रेखाएं। अब इन अक्षांश रेखाओं से जलवायु किस प्रकार से नियंत्रित होती है? हाँ, इसी प्रकार एक आपका सबसे जो उत्तर दिशा में होता है वो 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव होता है, जो बिंदुवत रूप में अक्षांश रहता है, और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव होता है, वो बिंदुवत रूप में दक्षिणी अक्षांश रहता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये किस प्रकार से जलवायु इनसे प्रभावित होती है। तो जो आपकी कर्क रेखा और मकर रेखा है, इनके बीच वाला ये भाग, ये वाला भाग जो आपके येलो कलर से मैं आपको छायांकित कर रहा हूं, इस वाले पूरे क्षेत्र में सूर्य की किरणें हमेशा सीधी गिरती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का कोण बनाती है, तो इस अक्ष का जो झुकाव है पृथ्वी का, ये आपके इस वजह से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले भाग में आपके सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। बाकी आप कर्क रेखा से जितना उत्तर में जाएंगे या मकर रेखा से जितना दक्षिण में जाएंगे, सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाएगा, और जिस क्षेत्र में सूर्य की किरणें जितनी अधिक तिरछी होगी, वहां पर सूर्य का तापमान उतना ही कम रहेगा, और जहां पर सूर्य की किरणें जितनी अधिक सीधी गिरेगी, वहां का तापमान उतना ही अधिक होगा। और सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर, इसीलिए यहां पर हमेशा तापमान सर्वाधिक रहता है। और कर्क रेखा वाले क्षेत्र में आपके इन जून जुलाई के महीनों में सूर्य की किरणें सीधी गिरती है, तो यहां पर आपके इन महीनों में आपके जून जुलाई अगस्त या फिर इन महीनों में आपके सूर्य का तापमान अधिक रहता है। फिर आप दक्षिण की ओर देखेंगे, मकर रेखा के आसपास के क्षेत्र, जहां पर दिसंबर और जनवरी के महीने में सूर्य की किरणें सीधी गिरती है, तो इस समय यहां पर आपके तापमान अधिक रहता है। तो यहां पर जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ती जाती है, सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है, और यहां पर आपके तापमान कम होता जाता है। यही अक्षांश का प्रभाव रहता है जलवायु पर। अब ठीक है, इनको आप अच्छे से समझ गए। ठीक है, भूमध्य रेखा से आप जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे, तो सामान्य से तापमान घटता है, और घटने का कारण क्या है? कारण यह है कि सूर्य की किरणें आपके सीधी हमेशा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले भागों में ही रहती है। अगले बिंदु पर बात करते हैं, तुंगता या ऊंचाई। ऊंचाई क्या होती है? ऊंचाइयां हमेशा समुद्र तल से मापी जाती है। जैसे ये वाला भाग क्या है? ये आपका समुद्री क्षेत्र है, और ये वाला क्या है? ये आपका स्थलीय भाग है। अब स्थलीय भाग के किसी भी भाग की ऊंचाई, चाहे वो मैदान हो, मरुस्थल हो, पठार हो, पर्वत हो, पहाड़ी हो, घाटी हो, इनकी सभी की ऊंचाइयां आपके समुद्र तल से मापी जाती है। प्रत्येक देश का कोई ना कोई एक समुद्र तल होता है, जो वहां का जीरो लेवल होता है। जैसे भारत के लिए जीरो लेवल की बात करेंगे, तो भारत का जीरो लेवल यहां पर लिया जाता है चेन्नई का तट। चेन्नई के अंदर आपके तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, इस चेन्नई के तट को लिया जाता है जीरो लेवल, यानी कि ये समुद्र तल आपके 0 मीटर है। ठीक है, चेन्नई का तट है समुद्र से 0 मीटर की ऊंचाई पर है। अब यहां से प्रत्येक स्थान की समुद्र से ऊंचाई मापी जाती है। जैसे हमने आपको बताया था ना कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो केटू गॉडविन ऑस्टिन है, 8,611 मीटर, ये इसकी ऊंचाई वहां के स्थलीय भाग से नहीं है, इस तमिलनाडु का जो तट है इससे आपके 8,611 मीटर ऊंची है। इसी प्रकार से जो ये समुद्र से जितना ऊंचाई पर जाते हैं, तापमान में उतनी ही कमी आती जाती है। जैसे जैसे कोई भी स्थल समुद्र से जितना अधिक ऊंचा होता है, उसका तापमान कम होता जाता है। सामान्य तौर पर आप ये देखिएगा, जब आप ये समुद्र देखते हो, तो समुद्र के निकटवर्ती भागों में जैसे जैसे आपके ऊंचाई बढ़ती है, मैदानी क्षेत्र है, इनकी ऊंचाई आपके कम रहती है, तो यहां पर तापमान अधिक होगा। जैसे आपके पठारी भाग आएंगे, तो पठार की ऊंचाई अधिक होती है, तो यहां पर तापमान फिर कम हो जाएगा। और जो पर्वतीय भाग आते हैं वो अधिक ऊंचे होते हैं, तो यहां का तापमान और अधिक कम हो जाता है। इसीलिए तो पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान हमेशा कम होता है। जैसे जैसे आपके जैसे हमने आपको बताया था, ऊटी हिल स्टेशन जो नीलगिरी पहाड़ियों में तमिलनाडु में, वहां पर तापमान कम होने का कारण क्या है? कि वो पर्वतीय क्षेत्र है और वो समुद्र तल से अधिक ऊंचा है, इसलिए तापमान कम है। हिमालय क्षेत्र में आपके बर्फ जमी रहती है, विशाल का आपको वहां पर ग्लेशियर हिमालय मिलती है, तो वो किस वजह से मिलती है? ऊंचाई अधिक है, इसलिए वहां पर तापमान कम है, और वहां पर आपके पानी जम जाता है, इसलिए वहां पर बर्फ देखने को मिलता है। तो इसी वजह से ये तापमान आपके ऊंचाई के साथ साथ हमेशा वायुमंडल की सघनता कम होती जाती है, और वहां पर तापमान घटता जाता है। वायुदाब और पवन तंत्र, ये क्या होता है? देखिएगा, आपने वायुदाब और पवन तंत्र के बारे में पढ़ा है। देखिएगा, एक शब्द आता है वायुदाब और एक शब्द आता है तापमान। इन दोनों में विपरीत संबंध होता है।
जब जब आपके तापमान बढ़ेगा क्या होगा, तापमान में वृद्धि हो जाएगी तो वायुदाब हमेशा कम हो जाएगा। ऐसा क्यों है? एक स्थलीय भाग है, ये क्या है, हवा है, या ये आपका यहां पर जमीन का भाग है, स्थलीय भाग है जहां पर हवा है, और ये हवा आपके तापमान, और यहां पर दिन के समय में सूर्य की किरणें गिरती है सीधी, और यहां पर आपके तापमान में वृद्धि हो जाती है। जब तापमान में वृद्धि होती है तो ये हवा गर्म हो जाएगी, जब हवा गर्म होगी तो ये गर्म होने के बाद में हवा हमेशा हल्की हो जाएगी, हल्की होगी तो हवा ऊपर की ओर उठने लग जाएगी, ऊपर की ओर उठने लगेगी तो ये हवा स्थलीय भाग पर या जमीन पर आपके दबाव कम लगाएगी, तो यहां पर आपकी क्या हो जाएगा, वायुदाब कम हो जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे जैसे आपका ये समुद्री क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र पर आपके स्थलीय भाग आपके जल्दी गर्म होता है, समुद्र में जो पानी का भाग है वो आपके पानी का भाग क्या होगा, हमेशा गर्म होने में समय लेता है। जैसे आप एक तो देखिएगा, आप गैस के ऊपर आप एक जो खाना बनाने वाला तवा रखते हैं वो जल्दी से गर्म हो जाता है, वो एक स्थलीय भाग है। दूसरी तरफ आप किसी एक पात्र में पानी रखते हैं और उस पानी को गर्म रखने के लिए छोड़ते हैं तो उसको पानी को गर्म होने में समय लगता है, तो पानी गर्म होने में समय लेता है, अर्थात जिस समय स्थल गर्म हो चुका होता है उस समय आपके इधर समुद्री क्षेत्र है वो आपके ठंडा रहता है, तो ठंडा रहता है तो ठंडा होने की वजह से यहाँ की हवाएं भी गर्म नहीं होती है, हवाएं गर्म नहीं होती है तो आपकी हवा भारी रहती है तो ऊपर नहीं उठ पाती है, तो इस वजह से यहाँ पर दबाव अधिक लगाती है, तो यहाँ का दबाव क्या हो जाता है, उच्च दबाव हो जाता है, और हवा हमेशा उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर चलती है। जैसे जैसे आप अपने सिलेंडर का उदाहरण लीजिएगा, आपके घर में गैस का सिलेंडर होता है, गैस का सिलेंडर होता है, उसके गैस को अंदर आपके उच्च वायुदाब, गैस का दबाव सिलेंडर के अंदर बहुत ही अधिक होता है। बाहर का वायुमंडलीय दबाव है जहां पर हम और आप रहते हैं, जहां पर गैस का सिलेंडर रखा है वहां पर बाहर वायुदाब सामान्य रहता है, जबकि जो सिलेंडर के अंदर की गैस होती है उस गैस पर आपके वायुदाब बहुत अधिक रहता है, उसको आपके संपीड़ित करके दबा कर उसको द्रवित अवस्था में करके उसके अंदर भर दिया जाता है। अब जैसे आप उसका रेगुलेटर ऑन करते हो तो आपके तेजी से गैस बाहर निकलने लगती है, उसका कारण क्या है कि अंदर वायुदाब अधिक है और बाहर वायुदाब कम है, इस वजह से गैस तेजी से बाहर निकलती है। ठीक है, इसी प्रकार से हवाएं हमेशा आपके उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। अब देखिएगा, अगर समुद्री क्षेत्र से होकर आपके हवाएं दिन के समय में कहां चलेगी, स्थलीय भागों की ओर, क्यों, क्योंकि स्थल पर वायुदाब कम होता है। ठीक है, अगले बिंदु की बात करें, समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी आपके महाद्वीपीयता का प्रभाव भी कहलाता है। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं समुद्र से दूरी। जैसे मैंने आपको बताया था जब हम पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे कि जैसे जो आपके केरल है या फिर तमिलनाडु है, इनमें आपके तापमान में आपके क्या होता है, दिन और रात का तापमान लगभग समान सा रहता है। लेकिन दूसरी तरफ आप उत्तर भारत के स्थान देखें या फिर जम्मू कश्मीर के स्थान देखें या फिर पश्चिमी राजस्थान देखें तो वहां पर आपके दिन और रात्रि के तापमान में बहुत अधिक अंतर देखने को मिलता है। इस अंतर का कारण क्या होता है, महाद्वीपीयता का प्रभाव होता है, समुद्र से दूरी का प्रभाव रहता है। अब जब आपके कोई समुद्री क्षेत्र के तटवर्ती भाग हैं, उन तटवर्ती भागों पर समुद्र की समकारी जलवायु का प्रभाव पड़ता है। अब समकारी जलवायु क्या है, समकारी जलवायु वह अवस्था होती है जिसमें दिन और रात्रि के तापमान में अंतर कम होता है। ग्रीष्म ऋतु से शीत ऋतु के तापमान में भी अंतर बहुत कम होता है, यानी कि साल भर लगभग समान सी जलवायु देखने को मिलती है, समान सा तापमान देखने को मिलता है, वो होती है समकारी जलवायु। और ऐसी जलवायु समुद्री क्षेत्रों पर होती है और समुद्र के तटवर्ती भागों पर होती है। जैसे जैसे आप समुद्र के तट से दूर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इस समकारी जलवायु का प्रभाव कम होता जाता है और दूर समुद्र तट से दूरवर्ती लोग हैं वो विषम जलवायु दशाओं को अनुभव करते हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देखेंगे, ये जो भारतीय क्षेत्र है, भारतीय क्षेत्र है, इस भारतीय क्षेत्र के चारों ओर यहां पर क्या है, यहां पर आपके समुद्री क्षेत्र है, अरब सागर, यहां पर समुद्री क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी, यहां पर समुद्री क्षेत्र है, हिंद महासागर। अब यहां पर एक राज्य है केरल, तमिलनाडु है, यहां पर आपके महाराष्ट्र है, ठीक है, ये कर्नाटक है, ये गोवा है, ये महाराष्ट्र है, और ये वाले भाग आपके मध्य प्रदेश गुजरात वाले क्षेत्र आ जाते हैं। ठीक है, अब इनमें आप देखते हैं, इन क्षेत्रों पर आप देखेंगे कि जो यहां पर आपके तटवर्ती भाग हैं, तटवर्ती भाग है, जैसे तटीय मैदान, जैसे आपका चाहे आपका कोरोमंडल तट हो, उत्तरी सरकार तट हो, मालाबार तट हो, कोंकण तट हो, काठियावाड़ तट हो, सौराष्ट्र हो या कच्छ का तट हो, इन तटवर्ती भागों पर आपके समकारी जलवायु है, यानी कि यहां पर आपके दिन और रात्रि के तापमान में आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। ग्रीष्म ऋतु में आपके और शीत ऋतु में तापमान में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि गर्मी में ज्यादा गर्मी रहेगी तो सर्दी में ज्यादा सर्दी नहीं पड़ेगी, वहां पर आपके कुछ आपके आर्द्रता वाली जलवायु रहेगी। लेकिन जैसे यहां से तट से दूर जाएंगे, आप मध्य प्रदेश में आ गए या फिर आप बिहार में आ गए, उत्तर प्रदेश में आ गए, तो यहां पर आपको दिन और रात्रि के तापमान में काफी अंतर देखने को मिलेगा।
ग्रीष्म ऋतु में आपके तापमान बहुत अधिक हो जाएगा, शीत ऋतु में तापमान बहुत ही कम हो जाएगा। यही अवस्था क्या कहलाती है? यही अवस्था आपके समुद्र से दूर जाने के साथ साथ समुद्र की समकारी जलवायु अर्थात महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव कम होने लग जाता है। अब एक शब्द हमने काम में लिया था महाद्वीपीयता। महाद्वीपीयता क्या होता है? महाद्वीपीयता का अर्थ होता है कि भाई आपके गर्मियों के समय में तापमान बहुत अधिक हो जाना, यानी कि आपके बहुत अधिक गर्म हो जाना क्षेत्र का, और सर्दियों के दौरान आपके बहुत अधिक ठंडा हो जाना, यह महाद्वीपीयता का प्रभाव होता है। और महासागरीयता का प्रभाव क्या होता है? समकारी जलवायु होना ही महासागरीयता होती है। अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। हाँ, और भारत में देखना कि भाई जो तटवर्ती भाग है वहां पर आपके महासागरीय जलवायु देखने को मिलती है, समकारी जलवायु, और तट से दूरवर्ती भाग विशेष रूप से आपके उत्तरी भारत के राज्य जिनमें आपके महाद्वीपीयता की जलवायु देखने को मिलती है, जहां पर स्पष्ट ऋतु विभाजन होता है। आगे आती है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं क्या होती है? जिस प्रकार से नदी का जल प्रवाहित होता है, ठीक उसी प्रकार नदी का जल प्रवाहित होता है, जैसे गंगा नदी प्रवाहित हो रही है, उसी प्रकार से समुद्री क्षेत्रों में आपके एक विशालकाय क्षेत्र में आपके कुछ विशेष दिशा से आपके समुद्र का जल प्रवाहित होता है, और वही प्रवाहित क्षेत्र क्या कहलाता है? समुद्री जल धारा कहलाती है। जैसे जैसे आप विषुवत रेखा के सारे आप जल धाराओं को प्रवाहित होता हुआ देखते हैं, या फिर वो गर्म आपके विषुवत रेखा से आप ध्रुवों की ओर जाते हैं तो वहां पर गर्म जल बहता है। ध्रुवीय क्षेत्र से विषुवत रेखा की ओर जब जल प्रवाहित होता है तो वो पिघली हुई बर्फ का जल होता है और वो ठंडा जल होता है। अब जब किसी क्षेत्र से आपके गर्म जल धारा प्रवाहित हो रही है तो वहां से जो उस गर्म जल धारा के ऊपर से जो पवने गुजरेगी, वो पवने खुद गर्म हो जाएगी, और ये गर्म पवने जिस स्थलीय भाग पर जाएगी वहां पर आपके तापमान को बढ़ा देगी। ठीक इसी प्रकार एक ठंडी जल धारा गुजर रही है, इस ठंडी जल धारा के ऊपर से कोई पवने गुजरेगी तो ये पवने आपके ठंडी हो जाएगी और वो किसी स्थान पर जाएगी तो वहां के तापमान को कम कर देगी। इस प्रकार से महासागरीय धाराओं का भी आपको प्रभाव देखने को मिलता है, जो उस क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है। उदाहरण के तौर पर आप ठंडी या गर्म जलधारा का मैंने आपको उदाहरण बताया। जैसे जैसे मान लीजिएगा कि ऑस्ट्रेलिया के इस तट से आपके कोई ठंडी जलधारा गुजरती है, यहां से ये जलधारा यहां से मान लो ठंडी जलधारा गुजर रही है, और यहां पर पवनों की दिशा इस प्रकार से रहेगी, तो ये पवनों की इस दिशा की वजह से यहां पर आपके ठंडी जलधारा के साथ में यहाँ ये पवने भी ठंडी हो जाएगी और यहाँ के क्षेत्र का तापमान भी कम कर सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, इनके द्वारा जैसी जलधारा होती है उसी प्रकार की वहां पर पवने हो जाती है, ठंडी या गर्म। अब अगला बिंदु की बात करें तो अगला बिंदु आता है उच्चावचीय लक्षण। उच्चावचीय लक्षण क्या होते हैं? उच्चावच का क्या होता है? जैसे उभरे हुए भाग, पर्वतीय क्षेत्र। ये उच्चावचीय लक्षण आपके जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले कारकों में से एक कारक है। अब कोई स्थान है, जैसे जैसे मान लीजिएगा कि एक यहां पर उभरा हुआ स्थान है, ये कोई पर्वतीय क्षेत्र है। ये क्या है? एक पर्वतीय क्षेत्र है। इस पर्वतीय क्षेत्र के एक दूसरी तरफ यहां पर क्या है? समुद्री भाग है। इस समुद्री भाग से होकर पवने गुजर रही है। ये क्या आ रही है? यहां पर आ रही है पवने, और ये पवने समुद्र से होकर आ रही है, तो ये पवने हैं आर्द्र पवने, अर्थात इनमें क्या है? नमी है। नमी है तो ये बादलों का निर्माण करेगी, बादलों का निर्माण करेगी, और ये नमी युक्त पवने आकर इस पर्वतीय क्षेत्र से टकराएगी, और ये पर्वतीय क्षेत्र से टकराएगी, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र काफी ऊंचा है तो ये पवने यहां से टकराएगी, इसको पार नहीं कर पाती है, तो ये पवने पर्वत के ढलान के सारे ऊपर की ओर चढ़ेगी। जब ऊपर की ओर चढ़ती जाती है तो तापमान और कम होता जाएगा। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान कम होता है। जब तापमान कम हो जाएगा तो इनकी आर्द्रता और अधिक बढ़ जाएगी, और यहाँ पर आपके आर्द्रता अधिक होने की वजह से यहाँ पर हो जाएगा वर्षा प्रारंभ, और वर्षा प्रारंभ हो जाएगी तो यहाँ पर ऊंचाई पर बढ़ने के साथ साथ में आर्द्रता बढ़ती जाती है तो वर्षा की मात्रा और अधिक बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब ये पौने यहाँ पर आर्द्रता अपनी समाप्त कर चुकी होती है, अपनी आर्द्रता पूरी निर्मुक्त कर चुकी होती है वर्षा के माध्यम से। अब पौने हो जाती है हल्की, हल्की हो जाएगी तो ये पौने और अधिक ऊपर उठ जाएगी, और अधिक ऊपर उठ जाएगी तो ये पौने आगे इन क्षेत्रों में पर्वत के ढाल के सारे नीचे उतरेगी। नीचे उतरेगी तो भाई यहां पर आपके इनमें आर्द्रता समाप्त हो चुकी होती है, और ये ढलान के सारे नीचे उतरेगी, तो नीचे उतरने के साथ साथ हमेशा जैसे जैसे ऊंचाई से आप नीचे जाते हो तो तापमान आपके बढ़ता जाता है, हवा का तापमान बढ़ेगा तो इसमें आपके आर्द्रता और कम होती जाएगी, और आर्द्रता कम होगी तो यहां पर आपके वर्षा नहीं होगी या फिर वर्षा कम होगी। तो ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? ये वाला क्षेत्र कहलाएगा आपके वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाएगा। अब वृष्टि छाया क्या होती है? जिस प्रकार से आपके पेड़ की छाया बनती है, मान लीजिएगा कि आपका एक ये पेड़ होता है, इस पेड़ के आपके एक तरफ आपके सूर्य है, यहां पर क्या है? यहां पर सूर्य की किरणें गिरती है पेड़ पर, तो दूसरी तरफ यहां पर आपके पेड़ की यहां पर छाया बनती है। यहां पर इस तरफ तो क्या है?
सूर्य किरणें हैं या सूर्य प्रकाश है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, यहां पर छाया है, यानी कि ये सूर्य की किरणें यहां पर पहुंच नहीं पा रही है, केवल यहां पर पेड़ की छाया दिख रही है। ठीक उसी प्रकार से पर्वत के इस तरफ जो पवन का अभिमुखी ढाल है, जिस दिशा से पवन आ रही है वो पवन अभिमुखी ढाल होता है। इस पवन अभिमुखी ढाल पर तो वर्षा हो गई, लेकिन जो पवन विमुखी ढाल है, पवन की ढाल का, पवन की दिशा के दूसरी तरफ का ढाल है, वहां पर आपके वर्षा नहीं प्राप्त होती है, तो इसे वृष्टि छाया ढाल के देते हैं। तो इस प्रकार से आपके ऊंचाइयों का इस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। क्या भारत में इस प्रकार का कोई प्रभाव की कोई उदाहरण है भारत में ऐसा? हाँ जी बिल्कुल, भारत में एक ऐसा उदाहरण है जिसकी मैं आपके छोटा सा उदाहरण बता देता हूं कि किस प्रकार से वहां पर प्रभाव देखने को मिलता है। ये क्या है, प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत में आप यहां पर देखते हैं पश्चिमी घाट, ये क्या है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के बारे में हमने बहुत बार पढ़ रखा है पहले। अब पश्चिमी घाट है वो कहां पर है, अरब सागर के तट की ओर है, और यहां से अरब सागर से होकर आपके आर्द्र पवने आती है, जो आर्द्र मानसूनी पवने आती है वो अरब सागर के जो पश्चिमी घाट की ये पश्चिमी ढलान है, यहां पर तो करती है अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक वर्षा कर देती है। लेकिन जैसे आपके पश्चिमी ढाल के दूसरी तरफ के जो पूर्व की तरफ के ढलान है, पूर्वी ढलान है, यहां पर कम वर्षा करती है, तो ये वाले क्षेत्र क्या कहलाते हैं, ये क्षेत्र आपका वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। यानी कि जो आपके तटीय मैदान है वो तो कहलाते हैं आपके अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र, और दूसरी तरफ के भाग है वो कहलाते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। जैसे जैसे यहां पर आपके कर्नाटक का एक स्थान है मंगलुरु, मंगलुरु में तो आपके बहुत अधिक वर्षा होती है, लेकिन इसके ठीक उलट आपके पूर्व दिशा की तरफ यहां पर है बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक की राजधानी है, वहां पर वर्षा केवल 50 सेंटीमीटर होती है, जबकि मंगलुरु में 200 से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। तो इस प्रकार से आपके इन्हें ऊंचाइयों का प्रभाव आपके वर्षा के रूप में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार आपका ये वीडियो का लर्निंग आउटकम्स रहता है आपके किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है, यानी किसी क्षेत्र की जलवायु का नियंत्रण किन कारकों से होता है और किस प्रकार से होता है। उम्मीद करता हूं कि आपने इनको अच्छे से समझ लिया है। मैंने आसान से आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है, तो आपका छोटा सा टेस्ट हो जाए। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख जलवायु नियंत्रण नहीं है। नीचे कुछ कारकों के नाम दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कारक जलवायु नियंत्रण कारक नहीं है। अक्षांश, जनसंख्या घनत्व, ऊंचाई, या फिर महासागरीय धाराएं। तो फटाफट बताइएगा कि कौन सा कारक है जो जलवायु को नियंत्रित नहीं करता है। हमने कुछ कारक पढ़े, उनमें अक्षांश भी करते हैं, ऊंचाई भी करती है जिसे आप तुंगता कहते हैं, क्या कहते हैं, उतुंगता या तुंगता। महासागरीय धाराएं भी करती है, लेकिन जनसंख्या घनत्व का जलवायु से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या घनत्व। अगला सवाल है, पर्वतों के पवन अभिमुखी ढाल पर सामान्यतः वर्षा होती है। अभी हमने पर्वतों के पवन अभिमुखी ढाल की भी चर्चाएं की और पवन विमुखी ढाल की भी चर्चाएं की। ये क्या है, पवन अभिमुखी ढाल। अभिमुखी ढाल पर सामान्यतः वर्षा होती है, कम वर्षा, अत्यधिक वर्षा, वृष्टि छाया, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब पवन अभिमुखी ढाल है, आर्द्र पवने आ रही है, तो पवन अभिमुखी ढाल पर हमेशा अत्यधिक वर्षा होती है, और जो पवन विमुखी ढाल होता है वो वृष्टि छाया प्रदेश होता है। अगर यहां पर आपको पवन विमुखी ढाल पूछता तब हम बताते वृष्टि छाया है या कम वर्षा वाला क्षेत्र है, लेकिन पवन अभिमुखी अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र होता है। जैसे मंगलुरु अत्यधिक वर्षा है, पवन अभिमुखी ढाल पर है, और बेंगलुरु पवन विमुखी ढाल पर है, जो वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे इससे नेक्स्ट बिंदु के साथ में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो अपने साथियों के साथ में भी इसे प्रेषित करते रहना, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी का धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मस्त रहें। जय हिंद।